हमारे घर के सामने वाले मकान में 60 साल का बुढ़ा अपनी जवान बेटी के साथ एक किराए के मकान में रहता था। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उसका कोई बेटा भी नहीं था। अंकल जी की बेटी बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी शादी की उम्र हो गई थी। जो कोई भी उस लड़की का रिश्ता मांगने जाता तो अंकल जी उसे धक्के मारकर घर से निकाल देते और अपनी बेटी के बारे में बहुत ही चौकन्ना रहते थे। कभी भी उसने घर के दरवाजे को खुला नहीं छोड़ा था। मैं कभी कभार उन बाप बेटी को देखती तो मेरा दिल चाहता कि मैं जाकर उसकी बेटी से बातचीत करूं। एक दिन मैं अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, मुझे लगता है जाकर साथ वाली रिया से मिलना पड़ेगा। बेचारी अकेली है और उसका बूढ़ा बाप हर टाइम उसे घर में बंद रखता है। मम्मी कहने लगी, बेटा, ये लोग बहुत ही अजीब हैं। तुम खबरदार जो उनके घर गए, मोहल्ले में से कई लोग उसकी बेटी का रिश्ता मांगने गए, मगर उसने धक्के देकर सबको निकाल दिया है। देखो, उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। मम्मी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी। मैंने आसपास मोहल्ले वालों से भी पूछा था। उन्होंने भी एक अजीब सी बात कही थी। एक आंटी तो कहने लगी, मुझे लगता है ये बाप बेटी नहीं बल्कि कोई और है। यह आदमी अपनी बेटी से किसी को मिलने भी नहीं देता। मैं आंटी की बात सुनकर परेशान हो गई थी। अगर ये आदमी अपनी बेटी से किसी को मिलने नहीं देता तो क्या पता उसके पीछे कोई गहरी कहानी होगी या फिर कोई गहरा राज छिपा हो। मेरी बात सुनकर वो आंटी हवा में हाथ लहराते हुए बोली, अरे बिटिया, कोई वजह नहीं होगी, बस आजकल जमाना ही खराब है। तुम भी उन लोगों से दूर रहो। अब मेरे दिमाग में शक पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। मैं किसी सूरत भी उस मामले को यूं ही जाने नहीं देना चाहती थी। एक दिन जब मैं उस घर के दरवाजे के आगे से जाने लगी तो मुझे अंदर से रोने की आवाज आई। रोने की आवाज सुनकर मैं दरवाजे के पास खड़ी हो गई। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो एक लड़की की रोने की आवाज आ रही थी। दरवाजे पर गई तो दरवाजा खोला, सामने अंकल खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा था। क्या बात है लड़की? मैंने कहा, अंकल जी माफ कीजिएगा, लेकिन आपके घर से किसी की रोने की आवाज आ रही थी, इसीलिए मैं परेशान हो गई। लगा शायद मुझे मदद करनी चाहिए। अरे किसकी मदद बेटा? मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारे घर के मामले से दूर रहो तो अच्छा होगा। अंकल ने खरी खोटी सुनाकर दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मैं हैरान परेशान सोचने लगी कि कितना बदतमीज और खड़ूस बुड्ढा है। मैंने घर जाकर ये बात अपनी माँ को बताई तो मम्मी मुझ पर गुस्सा करने लगी और कहने लगी, मैं आज तुम्हारे पापा से बताऊंगी कि तुम बिना वजह किसी को हमदर्दी जताने के लिए उनके पड़ोस में पहुंच गई। मैं ये बातें सुनकर चुप हो गई, लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं उस लड़की से दोस्ती करके रहूंगी जो उस घर में अपने बाप के साथ अकेली रहती है। क्या पता उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा ही ला सकूं। एक दिन मैं अपनी सहेली प्रिया के घर गई, जिसका घर उसी मोहल्ले के अंदर था। मैंने प्रिया से कहा कि हम छत पर चलते हैं, क्योंकि उस बुड्ढे का घर रिया के घर के साथ जुड़ा हुआ था। उस घर का आंगन उसकी छत से नजर आ रहा था। मैं ये देखकर खुश हो गई। प्रिया बोली कि इसमें खुश होने वाली क्या बात है? मैंने कहा, अब मैं उस लड़की से दोस्ती कर सकूंगी जो उस घर के अंदर रहती है। मैंने अपने दोस्त को सारी बात बता दी और उसे कहा कि मुझे लगता है उस घर में जो लड़की रहती है उसे हमारी मदद की जरूरत है। मेरी बात सुनकर प्रिया ने मेरे आगे हाथ जोड़े और बोली, जानती हो तुम किसके बारे में बात कर रही हो? उसकी बात ने मुझे और डरा दिया। मैंने कहा, बस एक बुढ़ा बाप और उसकी बेटी रहती है। मेरी बात पर मेरी दोस्त कहने लगी, पागल लड़की, हो सकता है वो दोनों मियाँ बीवी हों, इसीलिए वो अपनी बीवी को किसी से मिलने नहीं देता। कई लोग उसे ये ना कह दे कि तुम्हारी बीवी तो बहुत कम उम्र की लड़की है, जबकि तुम उसके बाप लगते हो। तुम्हारा पति ज्यादा उम्र का है। मैंने उससे कहा, जो भी हो, मैंने उस लड़की को रोते हुए देखा है। हो सकता है उसे हमारी मदद की जरूरत हो। मेरी दोस्त ने कहा, लेकिन अच्छा होगा अपने काम से काम रखो, वरना हम बेवजह किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। अभी मैं और प्रिया ये बातें कर ही रहे थे कि वो लड़की हमें आंगन में चलती हुई नजर आई। मैंने उसे देखकर प्रिया को इशारा किया तो वो आंगन में आ गई। अगर हम चाहें तो उससे बात कह सकती थी। प्रिया बोली, तुम ही बात करो, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। उस बुड्ढे से अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। प्रिया के जाने के बाद मैंने उस लड़की को इशारा किया। मैंने उसे कहा कि मैं उससे दोस्ती करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर उसने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट भरी और सीढ़ियाँ चढ़ती हुई छत की तरफ आने लगी। मैंने उसके आते ही उसे नमस्ते किया। फिर वो पूछने लगी कि तुम्हें मेरा ख्याल कैसे आया? मैंने कहा,
मैं तुम्हें अक्सर देखती रहती हूँ। मुझे लगता है कि तुम बहुत दुखी रहती हो। मुझे तुम्हारा बहुत एहसास होता है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? वो बोली कि मुझसे दोस्ती करके तुम बर्बाद होना चाहती हो। उसकी इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा, तुमसे दोस्ती करके कोई बर्बाद क्यों होगा? तुम मुझसे हर तरह की बातें शेयर कर सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी और वादा करती हूँ कि किसी गैर इंसान को तुम्हारी कोई राज नहीं बताऊंगी। मेरी बात सुनकर वो हंसकर कहने लगी, मैं एक बदकिस्मत लड़की हूँ। मुझे लगता है मेरे बाप ने मुझे उस घर में बंद करके अच्छा नहीं किया। लेकिन अब जब अपनी कहानी देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि पापा ने जो किया वो ठीक ही किया। मैं इस काबिल ही थी। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो गई। वो तो पहेलियां बुझा रही थी। मेरे पास टाइम कम था। इतने में मेरी दोस्त छत पर आ गई और बोली, तुम्हारी मम्मी तुम्हें बुला रही है। मैं अपनी मम्मी के साथ घर वापस चली गई। लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब मैं रिया के घर जाकर उससे बात किया करूंगी। अगले दिन मैं फिर प्रिया के घर गई। मैंने देखा छत से तो वही लड़की अपने आंगन में बैठी हुई थी, लेकिन अब की बार उसकी सिसकियों की आवाज ऊपर तक आ रही थी। ये देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने उसे इशारा किया तो वो वहां से इशारा करके बोली कि मैं ऊपर नहीं आ सकती। तुम चाहो तो मेरे पास आ सकती हो, दरवाजा खुला हुआ है। मैं उसके घर चली गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था और वो बुरी तरह से रो रही थी। क्या हुआ? तुम्हारे पेट में दर्द है क्या? वो कहने लगी, ये दर्द तो मेरी मौत के साथ ही खत्म होगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। देखो, दुनिया में हर दर्द का इलाज है। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ। तो वो कहने लगी, तुम मेरे लिए प्रार्थना करो कि भगवान मुझे माफ कर दे। और मेरा जुल्म बहुत बड़ा है और मेरे पापा बहुत ही अच्छे आदमी हैं। मुझे वहाँ डर लग रहा था। अगर ये बात मम्मी को पता चल गई तो वो मुझसे कितनी गुस्सा होंगी। लेकिन उस लड़की की शक्ल और उसकी दुख भरी बातें आप भी सुनते तो आप भी यही करते। ये देखकर हैरान रह गई कि गरीब से दिखने वाली उस बाप बेटी के पास काफी कुछ था। लड़की ने अपने कमरे में बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे और वो सारे कपड़े महंगे थे। वो कहने लगी, ये कपड़े मैं कभी नहीं पहनती। मैंने भी नोट किया कि उसने खुद को हर टाइम गंदे कपड़े पहने होती थी, लेकिन उसके पास हर तरह के जोड़े थे जिन्हें देखकर लगता था कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है। मैंने कहा, अगर तुम्हारे पास इतने अच्छे कपड़े हैं तो तुम उन्हें पहनती क्यों नहीं? मेरी बात सुनकर वो रोने लगी और बोली, बस फिर कभी मैं तुम्हें बताऊंगी। उन कपड़ों को पहनकर मुझे खुद से डर लगता है। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले जाओ, तुम पे बहुत अच्छे लगेंगे। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई। मैं किसी सूरत उसके वो कपड़े लेना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा कहा तो मैंने एक सूट ले लिया। वो बोली कि तुम उसे ले जाओ और जब मैं मर जाऊं तो मेरी अर्थी पर ज़रूर आना। भगवान से डरो, तुम्हारी उम्र ही कितनी है और तुम मरने की बातें कर रही हो। फिर उसने अपने कमरे में रखी एक अलमारी को बड़ी हिफाजत से खोला। उसमें से एक काले रंग की डायरी निकाली और फिर उसे एक लिफाफे में डालकर मुझे दे दिया और कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे पापा को दे देना। मैंने डरते हुए डायरी ले ली और अपने घर वापस आ गई। उसके पेट में जो दर्द था वो बढ़ता ही जा रहा था। मैं घर वापस आई। माँ ने मेरे हाथ में इतना महंगा सूट देखा तो कहने लगी, बेटी ये तुम कहाँ से लेकर आई हो? मैं माँ से कोई बात छिपा नहीं सकती थी। डायरी के अलावा हर बात मैंने अपनी माँ को बता दिया। मेरी माँ ने ये सुनकर तो अपना सर ही पकड़ लिया और सर पकड़कर बैठ गई। बोली कि तुम कितनी बेवकूफ़ हो। मैं तुम्हें जिस बात से मना करती हूँ तुम वही हरकत करती हो। अगर तुम्हारे पापा को या मोहल्ले वालों को ये बात पता चली तो वो क्या कहेंगे? कल को उसके साथ कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? वो तो मरने की बातें कर रही है। अगर सच में मर गई तो क्या होगा? मम्मी, आप कितनी खुदगर्ज हैं। मम्मी ने मेरी बातें सुनकर मुझ पर बहुत सख्ती से पाबंदी लगा दी। दोबारा उसके घर की तरफ जाने का सोच भी नहीं सकती थी। मैं पछता रही थी कि मैं अपनी माँ को खामखा उसकी बात बता दी। फिर 2 दिन के बाद उस घर से मौत की खबर आई। पता चला कि वो लड़की जो अपने पापा के साथ अकेली रहती थी वो अब भगवान को प्यारी हो गई है। ये बात सुनकर हम सब हैरान हो गए थे। मोहल्ले वाले भी हैरान थे।
कि एक नौजवान लड़की कैसे अचानक बिना किसी वजह के मौत के मुंह में जा सकती है। सब लोगों को लगा कि वो बुढ़ा आदमी जरूर किसी न किसी तरह अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार है। उससे पूछताछ की जानी चाहिए। सब लोग उसके घर में जमा हो गए और मेरे पापा भी उसके घर में चले गए। पापा ने उस बुढ़े आदमी से पूछा कि तुम अपनी बेटी का रिश्ता क्यों नहीं तय करते थे और उसके मरने की क्या वजह है। बुढ़ा रोने लगा और रो रो कर उसका बुरा हाल था। वो बस यही कह रहा था कि उसकी बेटी खुद किसी से शादी नहीं करना चाहती थी और लोगों के बार बार रिश्ता लाने पर मुझे उन पर गुस्सा आता था। उसकी मौत की वजह ये बुढ़ा नहीं था, वो बता रहा था। अब सब लोग उससे जबरदस्ती भी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए पुलिस वाले को फोन कर दिया गया और बताया गया कि यहाँ पर एक मौत हुई है, लगता है आत्महत्या है। ये सुनकर बुढ़ा बहुत ज्यादा तड़पने लगा और बोला कि मैं अपनी बेटी की लाश की बेइज्जती नहीं होने दूंगा। वो कुदरती मौत है, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। काफी साल से वो परेशान थी, मुझे क्या पता कि उसकी परेशानी क्या थी। मैंने उससे बहुत बार पूछा, डॉक्टर के पास भी ले गया था। मैं आपको रिपोर्ट दिखाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन भगवान के लिए मेरी बेटी को थाने और कचहरी वगैरह का हिस्सा मत बनाइए। पापा ने बुढ़े से कहा कि आपकी बेटी की लाश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा और उसकी जांच की जाएगी कि उसकी मौत कैसे हुई। कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिससे आपकी बेटी की लाश की बेइज्जती होगी। अगर आपको लगता है कि आप बेकसूर हैं, तो हो सकता है कोई और उसकी मौत की वजह बना हो, लेकिन मैंने बिना जांच पड़ताल किए अपनी बेटी को चिता पर लिटाने का मतलब ये है कि आप उसे इंसाफ नहीं दिला रहे हो। ये सब हक है उसका। सारे मोहल्ले वालों की बातें सुनने के बाद बुढ़ा सबके आगे हाथ जोड़ने लगा, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि सबको शक था कि ज्यादा मन्नतें इसलिए कर रहा था क्योंकि मौत में खुद उसका हाथ है। आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए लाश को थाने से अस्पताल पहुंचाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बीच भगवान जाने क्या हुआ। जब बुढ़ा घर आया तो वो बहुत तसल्ली में था और हैरान भी था। उसके आंसू अब सूख चुके थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आई है। पुलिस वालों ने बुढ़े को बेकसूर कहकर उसे छोड़ दिया था और मेरे पापा ने भी कहा कि ये बुढ़ा बेकसूर है, उसने अपनी बेटी को नहीं मारा था। लेकिन हम अंदर की कहानी जानना चाहते थे कि आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ था। मैंने ये सोचा कि बुढ़े से जाकर खुद पूछाऊं, लेकिन मैंने उसे सख्ती से मना कर रखा था, तो मैं ये बात अपने मुंह पर नहीं लाई। मगर कुछ दिन के बाद मैंने सोचा कि वो डायरी जो मैंने उस लड़की से ली थी, उसने मुझसे यही बात की थी, जब मैं मर जाऊं तो ये लिफाफा जिसमें डायरी है उसे मेरे बूढ़े बाप को दे देना। सोचा क्यों न जाकर उसे दे आऊं, ये उसकी अमानत है और मुझे खोलकर नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि जाकर उस बूढ़े को दे देनी चाहिए। वही एक लिफाफा था जिससे मैंने ये फैसला किया कि मैं जाकर वो डायरी लौटा आऊंगी। मगर जैसे मैंने बूढ़े के घर का दरवाजे की तरफ देखा, वहां पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मैंने आसपास लोगों से पूछा तो पता चला ये मकान बूढ़े ने किराए पर दिया हुआ है और अब वो वहां पर अपना सारा सामान लेकर वहां से चला गया। उसने सड़क की दूसरी तरफ जो इलाका था वहां पर अपना एक बड़ा सा घर खरीदा है और अपना कारोबार शुरू कर दिया। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। मुझे बड़ी हैरत हुई कि आखिर बेटी की मौत ने बूढ़े बाप को कैसे अमीर बना दिया। वो बाप जो पहले कभी गरीब था, जो पहले मोहल्ले में गरीब किराए के मकान में रहता था और एक दुकान पर मजदूरी का काम करता था, अब ऐसी कौन सी लॉटरी उसके हाथ लग गई कि वो बेटी की मौत के बाद अपना घर और अपना कारोबार शुरू कर बैठा। मैंने सोचा कि वो डायरेक्ट खोलकर मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ। उस बूढ़े को कहाँ पर ढूंढूंगी? उसे पढ़ने से मुझे सारी हकीकत मालूम हो जाएगी। फिर अगर कभी वो मिला तो मैं उस डायरी को उसे दे दूंगी। जब मैं इस लिफाफे से डायरी निकालकर पढ़ना शुरू किया तो मेरे होश उड़ गए। उसने जो बातें लिखी थी वो बड़ी ही अजीब थी। वो गरीब थी। बूढ़े की बेटी ने आंसुओं से भरी हुई शब्द लिखे थे, पापा मुझे माफ कर देना, मैंने जो भी किया मेरी गलती थी। उस पाप के बाद मैं आपके सामने सर उठाने के काबिल नहीं थी। आपकी परवरिश का कोई कसूर नहीं था। माँ के मरने के बाद आपने मुझे माँ की कोई कमी नहीं होने दी। मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था। अगर उसकी बातों में ना आती और इतना बड़ा कदम नहीं उठाती तो कभी भी अपने घर लेकर ना जाता। अमर एक बहुत ही अमीर बाप का बेटा था।
मैं उसकी बड़ी सी गाड़ी और उसका बड़ा सा बंगला देखकर पागल हो गई थी। मुझे लगा वो सच में मुझसे मोहब्बत करता है और मुझसे शादी करेगा, मगर वो तो मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। अमन को किसी मसीहा से कम नहीं मानती थी, मगर वो मसीहा नहीं, वो तो भेड़िया निकला। मैं एक गरीब बाप की बेटी थी। मैंने जब उसके बड़े से घर में कदम रखा तो उसने मुझसे यही वादा किया था कि वो मुझे अपने घर की बहू बनाएगा, मुझे उस घर की शहजादी बनाकर रखेगा। लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला वो तो मेरी इज्जत लूटने के लिए मुझे यहाँ लाया है। वहाँ उसके दोस्त भी थे। मैं अकेली लड़की कुछ नहीं कर सकती। मेरी चीख पुकार की आवाज किसी ने नहीं सुनी थी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था। जब अमन अपने मकसद में कामयाब हो गया तो उसने मेरे सामने एक हीरे की चेन फेंक दी और कहा कि ये तुम्हारा गिफ्ट है। मैंने यही सुन रखा था कि हीरा निगलने से इंसान की मौत वाकई में हो जाती है। मैं अब मर जाना चाहती थी, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती थी। इसीलिए मैं वो हीरे की चेन निगल गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि वो चेन कैसे मेरे हलक के नीचे उतर गई, मगर मेरी मौत वाकई में नहीं हुई। अमन ने मुझे थोड़ी देर उस कमरे में रखा और फिर मुझे मेरे घर छोड़ दिया। वो पल मेरी आत्मा पर हमेशा के लिए बोझ बन गए थे। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। मैं पापा से छुपकर अमन से मिलती थी और अब मैं मर जाना चाहती थी। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द रहता था। मैंने आज तक किसी डॉक्टर को ये हकीकत नहीं बताई कि मेरे पेट से निकलने वाला खजाना मेरे बाप की गरीबी को मिटा सकता है। मैं जीते जी आपको ये हकीकत बताकर आपकी इज्जत तार तार नहीं करना चाहती थी। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी। मेरे प्यारे पापा, अब तो मैं मर गई हूँ। भगवान के लिए मुझे माफ कर देना। आपकी प्यारी बेटी सिया। उस लड़की के गम और दुख का अंदाजा मुझे हो चुका था। बाप बेटी की इज्जत पर आंच आने के लिए पूरी दुनिया से लड़ता है, और वही बेटी अपने बाप की इज्जत चंद पलों के लिए और चंद मीठी बातों के लिए गवा देती है। तो उससे बदकिस्मत और कौन होगा। भगवान के लिए जो लड़कियां मेरी ये कहानी सुन रही है तो उससे सबक जरूर हासिल करें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।